हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज ये पीवाईक्यू सीरीज 15 रहेगी। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज की ये जो क्लास है, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये आपका 12 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, ये उसी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो 12 जनवरी 2023 को सेकंड पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस इससे पहले करा दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके सीडीपी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, विकास क्या है? एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित नहीं होता। क्या है? तो विकास अनिरंतर प्रक्रिया नहीं है प्यारे दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वूम्ब टू टोम्ब जाता है। वूम्ब टू टोम्ब का मतलब है कि गर्भ से कब्र तक, जैसे ही बच्चा मां की गर्भ में आया, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि खत्म नहीं हो जाता। तो विकास तो धीरे धीरे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये कार्ड तो गलत है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विकास क्या है? क्रमिक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे चलता है। विकास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होने वाला एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें बच्चा पहले अपना सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल रेंगना सीखता है ना, फिर खड़े होना, और फिर उसके बाद चलना सीखता है। तो ये क्या है? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। दुनिया में चाहे किसी कोने में बच्चा रहता हो, किसी कोने का बच्चा हो, सेम सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन पर्यावरणीय कारकों से नहीं, गलत बात है। जो डेवलपमेंट है, ये आनुवंशिकता प्लस पर्यावरण, यानी कि व्यक्तिगत कारक और पर्यावरण कारक दोनों मिलकर के हमारे डेवलपमेंट में पूरा सहयोग देते हैं। कहने का मतलब है, अब जैसे इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत कारक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत कारक जैसे जो गुण आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, वो आपके व्यक्तिगत हो गए। जैसे आपका कद कैसा रहेगा, आपकी लंबाई कैसी रहेगी, है ना, आपका शरीर बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपका खान पान कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है ना, आपका रंग कैसा रहेगा, आंखों का रंग कैसा रहेगा, ये सारे व्यक्तिगत कारक होते हैं। और पर्यावरण वो कारक, जैसे आप किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, उन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण और व्यक्तिगत दोनों कारक मिलकर के एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं, हमारे डेवलपमेंट को पूरा करते हैं। दोनों ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण कारक से प्रभावित होता है, व्यक्तिगत से नहीं, दोनों चाहिए भाई, दोनों चाहिए। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? देखिए, वंशाणु यानी कि जीन्स, ये तो व्यक्तिगत कारक हैं। जीन्स क्या है सर? जीन्स तो व्यक्तिगत है। हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है वातावरणीय कारक। जीन्स में क्या होता है? माता पिता से मिलने वाले गुण, सिंपल सी बात है। आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटी क्या है? जन्मजात गुण, जैसे हमारा कद कैसा रहेगा, हमारा रंग कैसा रहेगा, हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, ये भी व्यक्तिगत है भाई। मैच्योरेशन, आपका बॉडी डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, जो कि स्वाभाविक वृद्धि चलती रहती है, ये भी आपका क्या है? व्यक्तिगत है। विद्यालय जो है, ये वातावरणीय कारक है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये वातावरणीय कारक है, ठीक है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण का हिस्सा है विद्यालय, इसलिए जो डी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा, ये बाहरी वातावरण है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? समाजीकरण का प्राथमिक, समाजीकरण हमने आपको पहले भी समझाया है। समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन क्या होता है भाई? जैसे
वो प्रोसेस जिसके माध्यम से बच्चा समाज के रूल यानी कि नियम कानून, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाषा कैसी है ना, उसके आदर्श मूल्य संस्कृति, ये सारी चीजें समाज की सीखता है। तो वो समाजीकरण ये सारी चीजें सबसे पहले कहाँ सीखता है कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज की भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, नियम क्या है, सबसे पहले कहाँ सीखता है? मास मीडिया के माध्यम से या कल्चरल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, या सबसे पहले परिवार के माध्यम से? जी हाँ सर, सबसे पहले बच्चा ये सारी चीजें अपनी फैमिली से ही सीखता है, क्योंकि बच्चे का पहला कांटेक्ट, पहला संपर्क उसके परिवार से ही होता है। यही वो लैंग्वेज सीखता है ना, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, व्यवहार करना है, मोरलिटी है, कल्चर है, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ होती है? परिवार से होती है। उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, ये बच्चे के पहले शिक्षक हैं, यहीं से तो बच्चा सीखता है। तो फैमिली जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये सारे बाकी सेकेंडरी हैं, यहाँ बच्चा बाद में पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बहुत प्यारा सा प्रश्न है जीन पियाजे का। कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर, किस स्टेज में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है, अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। रिफ्लेक्सेस अनैच्छिक क्रियाएं जैसे चूसना, पकड़ना, रोना, है ना, ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ होती हैं? ये होती हैं संवेदी गामक अवस्था में, जहां बच्चा 0 से 2 साल का होता है। ठीक है, यहां बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया की समझ बना रहा होता है। ठीक है, जैसे चीजों को उठा करके मुंह में डाल लेगा, है ना, और चीजों को पकड़ेगा, टच करेगा, फील करेगा, मुंह में डाल के उसका स्वाद लेगा, सुनेगा, इन सभी चीज़ों के माध्यम से दुनिया को समझ रहा होता है ना। और चूसना, पकड़ना, रोना, इसके माध्यम से यही क्रियाएं हैं जिनसे वो अधिगम का आधार बनती हैं चीज़ें। ठीक है, यहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो 0 से 2 साल में बच्चा अनैच्छिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझ रहा होता है। और फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चा भाई 2 से 7 साल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, क्योंकि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट बच्चे के अंदर आता है। यहाँ बच्चा जब 2 से 7 साल का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो मोबाइल फोन को गाड़ी समझ करके चलाने लग जाएगा, जिसको प्रतीकात्मक सिंबॉलिक थॉट कहते हैं। डंडे को तलवार मान करके खेल रहा होता है। ठीक है, और इसी स्टेज में बच्चे के अंदर जीववाद का गुण आता है, यानी कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है जब वो 2 से 7 साल का है। अगर टेबल को मार दो तो उसको लगेगा कि मुझे चोट लगी है तो टेबल को भी चोट लगी होगी। ठीक है, यही बच्चे के अंदर केंद्रीकरण का गुण भी आता है। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, जहां पे 7 से 11 साल का बच्चा होता है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर तार्किक सोच आने लगती है और कंजर्वेशन का गुण बच्चों के अंदर आने लगता है। चीज़ों को उसके साइज के हिसाब से लगाने लग जाएगा, उसके क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कर देगा। वर्गीकरण का गुण जिसको कहते हैं आ जाता है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इस स्टेज में तो फिर जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। हाइपोथेसिस यहीं से तो आती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संवेदी गामक अवस्था, बाकी सारे ऑप्शन हमने आपको समझा दिए हैं। बाकी जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भैया जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूद स्कीमा में बदलाव, जो स्कीमा उसके अंदर पहले से बना हुआ है वो उसमें कुछ बदलाव करता है। इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब बच्चा मौजूद स्कीमा में बदलाव करेगा तो इसको समायोजन कहेंगे, इसको अकोमोडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकोमोडेशन। आइए मैं इसको थोड़ा सा एसिमिलेशन को भी समझा देता हूँ। देखिए ये है अकोमोडेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा है, जहाँ बच्चा पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है तो उसको समायोजन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। पूर्व अनुभव में परिवर्तन कैसे करता है? मान लीजिए बच्चे के अंदर इस कुत्ते को लेकर के स्कीमा बना हुआ था, अब वो एक नया जानवर देखता है बिल्ली, और वो पहले ही देख करके बोल देता है ये तो कुत्ता है, लेकिन फिर वो इसकी आवाज़ सुनता है कि ये तो भौं भौं कर रहा था, ये तो म्याऊं म्याऊं करती है। इसका मतलब ये है कि ये कुत्ता नहीं है, कोई दूसरा जानवर है। उसको बताया जाता है कि ये बिल्ली है। अब उसने अपने पुराने अनुभव में परिवर्तन किया, बदलाव लेकर के आया कि जरूरी नहीं है कि हर 4 पैर वाला
और जिसके 2 कान हैं, 4 पैर हैं, पूंछ है, मूंछ है, वो कुत्ता ही हो। वो बिल्ली भी हो सकता है, वो टाइगर भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है। तो उसने अपने पुराने अनुभव में तालमेल बिठाया, ठीक है, पुराने अनुभव में उसने परिवर्तन किया। ये होता है अकोमोडेशन, जहां हम अपने पुराने अनुभव में संशोधन करते हैं। आत्मसातकरण का मतलब होता है कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेना। आपने जैसे पुराना ज्ञान बच्चे को ये था कि इसको बताया गया कि ये कुत्ता है, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, पूंछ होती है, मूंछ होती है, भौंकता है, कुत्ता है। बच्चा इस जानवर को देखता है, कहता है यार ये कौन सा जानवर है। फिर वो क्या करता है, इसको देखता है कि इसके भी 4 पैर हैं और कान है, पूंछ है, मूंछ है, ये भी भौंक रहा है। तो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि कुत्ता काला ही हो, कुत्ता सफेद भी हो सकता है, कुत्ता भूरा भी हो सकता है ना। और तो उसने यहाँ पे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के उसमें परिवर्तन कर देगा बच्चा। तो ये होता है एसिमिलेशन, ये होता है अकोमोडेशन। इतनी बात क्लियर होती है। अगला ऑप्शन है हमारा असंतुलनीकरण। असंतुलनीकरण का मतलब ये होता है कि जहां बच्चा कोई ऐसी नई परिस्थिति उसके सामने क्रिएट होती है जिससे उसके दिमाग में उथल पुथल मच जाती है कि यार ये कौन सा जानवर है। फिर बच्चा क्या करता है, यहाँ पे एसिमिलेशन या फिर समायोजन दोनों, या फिर कई बार ये दोनों ही क्रियाएं करता हुआ नजर आता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को संतुलन में लाने के लिए, ठीक है। या तो अपनी मौजूद स्कीमा में संशोधन करेगा या पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेगा, ठीक है। ये होता है डिसइक्विलिब्रेशन, ठीक है। संवेदन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है यहाँ पे संवेदन। संवेदन यानी कि संवेदन का मतलब है जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे मिली जानकारी को समझना, पहचानना और फिर उसका मतलब निकालना, वो है संवेदन, ठीक है। अब जैसे इसको संवेदन ऐसे समझो भाई, परसेप्शन को ऐसे समझो कि जब हम अपने आसपास के लोगों को या यूं कहें कि अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, उसको टच करते हैं, सूंघते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, चख करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को भेजती हैं, है ना। तो फिर जब हमारे दिमाग को वो इंफॉर्मेशन जाती है तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को पहचानता है, उन इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है और फिर समझने के लायक बनाता है। तो यही संवेदना है, यही संवेदन है, परसेप्शन है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया, लेवाइगोस्की या फिर हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। प्यारे दोस्तों, आपको पता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेवाइगोस्की ने दिया। ये कहते हैं एक वो स्टेज होती है जहां बच्चा काम अकेले कर लेता है, एक वो स्टेज होती है जहां बच्चा काम बिल्कुल नहीं कर सकता, बीच की स्टेज होती है जहां बच्चे को यदि कोई दूसरा हेल्प कर दे तो बच्चा अपना काम कर लेता है। तो ये जो जोन होता है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जहां बच्चे को अगर कोई दूसरा हेल्प करता है तो बच्चा उस काम को कर ले जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता है, लेवाइगोस्की ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। जेरोम ब्रूनर की थ्योरी का नाम है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने भी सीखने का सिद्धांत दिया है। और ब्रूनर की बात करें तो इन्होंने भी पियाजे की तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अवस्थाओं में बांट दिया है, स्टेजेस में बांटा है। लेकिन ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी हैं, ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं का ही वर्णन किया है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बीएफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, यानी कि व्यवहारवाद से जुड़े हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने बताया कि लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा लेवाइगोस्की यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है लेवाइगोस्की ने डेवलपमेंट को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। कहां से कहां तक? तो देखिए, लेवाइगोस्की ने डेवलपमेंट को सामाजिक स्तर पर सहभागिता क्रियाएं, ठीक है, लेवाइगोस्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागिता क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि लेवाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो पहले सामाजिक स्तर पर होता है। जब बच्चा समाज के साथ क्या करता है, जब बच्चा समाज के साथ इन्वॉल्व होता है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है, तो वो चीज़ों को सीख रहा होता है। बच्चा पहले दूसरों के साथ बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है ना, और चीज़ों को देखता है, समझता है, फिर वो धीरे धीरे उनको अपने अंदर उतार लेता है, जिसको कहते हैं अनुग्रहित प्रक्रियाएं।
जिसको क्या कहा जाता है, अनुग्रहित प्रक्रिया, यानी कि चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है, समझ लेता है, फिर वो चीज़ों को अपने आप करना शुरू कर देता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे पहले समाज के साथ हो रही थी, अब बच्चा यहाँ अपने अंदर ले आता है और अकेला करने लग जाता है। तो इसमें बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। कहने का मतलब है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सामाजिक स्तर पर सहभागिता, यानी कि लोगों से पहले इंटरेक्ट होते हैं बच्चे या लोग, तो सामाजिक स्तर पर सहभागिता से शुरू होता है और धीरे धीरे वो व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रियाओं, जो कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनमें परिवर्तित हो जाता है। ओके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको पहले पेंसिल पकड़ करके लिखना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा अपने आप लिखना शुरू कर देता है। तो पहले हम उसको सिखा रहे हैं, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, तो ये क्या है, पहले वो सामाजिक स्तर पर हो रहा है, ठीक है, दूसरे के संपर्क में आने से हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा अपने आप लिखना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो गया, वो अनुग्रहित प्रक्रियाएं हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्कीमा का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे का है, अनैच्छिक क्रियाएं जीन पियाजे का है, व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाएं, इसका मतलब यहाँ पे कोई बनता नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं, 6 स्टेजेस बताई हैं। कितनी स्टेजेस बताई हैं? 6 स्टेज, यानी कि 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? कौन सी चीज है जो विद्यार्थियों में नहीं बढ़ानी चाहिए? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो बढ़ानी ही चाहिए। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी तो वो समस्याओं को हल करना सीखेगा, क्वेश्चंस को लगाना सीखेगा, उसके अंदर तार्किक सोच आएगी। बच्चे के अंदर निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरिंग, यानी कि जहां पे टीचर बच्चे का मार्गदर्शन करता है और छात्र एक्सप्लोर करके लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। यहाँ पे टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, टीचर यहाँ पे सिर्फ गाइड करता है, खोज बच्चे करते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, बाय डूइंग, करके सीखते हैं, यहाँ पे खोज करके सीखते हैं। ये भी चीज़ बच्चों के अंदर हमें क्या करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब पूछ रहा है नहीं बढ़ानी चाहिए, अभी देखते हैं कौन सी नहीं। सहयोगी अनुमान, एसोसिएटिव इनफायरिंग, ये भी तो बच्चों के अंदर बढ़ानी चाहिए भाई, यानी कि बच्चे समूह में मिल करके सोच विचार करें, है ना, और लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करें और अपने ज्ञान का निर्माण करें। ये भी चीज हमें बच्चों के अंदर बढ़ानी चाहिए। कंठस्थ स्मरण, रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टाफिकेशन को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। क्या नहीं बढ़ावा देंगे? रट्टाफिकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, बाकी सारी चीजें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है बुद्धि लब्धि, आईक्यू परीक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, नहीं, बहुत व्यापक बुद्धि को कहाँ माप पाते हैं आईक्यू टेस्ट? बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ये बात बिल्कुल, ये कथन जो है आईक्यू टेस्ट के बारे में बिल्कुल ठीक लिखा है कि ये बुद्धि परीक्षण को बहुत बड़े या व्यापक स्तर पर नहीं माप पाते हैं। ठीक है, इस परीक्षण में भी कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। आईक्यू टेस्ट भी इन गलतियों से कोई बहुत ऐसा नहीं कि गलतियां होती नहीं, गलती हो जाती हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है? नहीं, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मुक्त नहीं है, क्योंकि जहां यह आईक्यू टेस्ट तैयार किए गए हैं अमेरिका जैसे देशों में, तो वहां पे वहां की संस्कृति और हमारे यहाँ संस्कृति अलग अलग है। ठीक है, बहुत फर्क है भाई, तो वहां की संस्कृति का उस पर पूरा प्रभाव है। बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय नहीं, आईक्यू टेस्ट बहुत ज्यादा विश्वसनीय जो है रिलायबल होते नहीं है, ये भी हटा दो। तो ये बात सही है कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि यानी कि गलती इसमें भी हो सकती है, होती भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। बात तो ठीक है यहाँ पे। अब जैसे सिद्धांतवादी कौन कौन है? सिद्धांतवादी जैसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये हमेशा भाषा और विचार को लेकर के लड़ते रहते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर विचार आएगा, पहले बच्चे के मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा, विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं पियाजे भैया, ऐसा है, पहले बच्चे के अंदर भाषा आएगी, यहाँ से बच्चे के मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा और फिर बच्चे के अंदर विचार आएंगे। तो दोनों इस बात को लेकर के लड़ते रहते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन को समझते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, जो संज्ञान है, संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। ठीक है। लेवागोस्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है, भाषा विचार को निर्देशित करती है। तो यहाँ पे पियाजे का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और जो लैंग्वेज है वो संज्ञानात्मक विकास का ही एक परिणाम है कि बच्चे का कॉग्निशन यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद बच्चे के अंदर भाषा आई, उसका मस्तिष्क डेवलप हो गया, तभी उसने भाषा को, अपने विचारों को शब्दों के रूप में प्रकट करना शुरू किया। ठीक है, बाद में भाषा आई। वाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है और भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को निर्देशित करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भाषा बच्चे के विचार को एक आकार देने का काम करती है। भाषा, जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, समाज के साथ बातचीत करते हैं, तो उससे हमारे अंदर लैंग्वेज आती है और बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है वो यहीं से निर्देशित होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। पियाजे कहते हैं कि संज्ञान जो है वो भाषा को क्या करती है, संज्ञान भाषा को प्रभावित करती है। संज्ञान यानी कि हमारे जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वहाँ से भाषा पर प्रभाव पड़ता है। ये कहते हैं भाषा विचार को निर्देशित करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? भाई ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो किताबें छपती हैं उनमें महिलाओं का वर्णन कम होता है। ठीक है, महिलाओं के बारे में कम दिया गया है। अगर किसी वैज्ञानिक की बात हो रही है तो वहाँ भी पुरुष हैं, किसी नेता की बात हो रही है वहाँ भी पुरुष हैं, किसी लेखक की बात हो रही है वहाँ भी पुरुष हैं, कोई योद्धा पुरुष की बात हो रही है तो वहाँ भी पुरुष ही है, महिलाएं बहुत कम है। ठीक है, बात ये भी ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये जेंडर पूर्वाग्रह है, ये जेंडर समता है, समानता है, निष्पक्षता है। प्यारे दोस्तों, ये जेंडर पूर्वाग्रह है। जब हम किसी एक तरफ झुक जाते हैं, किसी एक तरफ झुक जाते हैं तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं, है ना। जब किसी एक जेंडर या लिंग के पक्ष में हम भेदभावपूर्ण तरीके से हम किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, तो उसको जेंडर बायस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। या अगर महिलाओं को दिखाया भी गया कि आपकी किताब में, तो उसको एज अ गृहिणी के रूप में दिखाया गया, है ना। और जेंडर, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। जेंडर समता क्या होता है? समता का मतलब हमने कल इसको बहुत डिटेल में समझाया था, जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी को। इक्विटी का मतलब होता है कि सभी को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सुविधाएं उपलब्ध हों, संसाधन उपलब्ध हों, सबको जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार उसकी मदद हो सके। समानता का मतलब ये है कि सबको एक समान समझना, सबको एक समान समझना कि ऑफिस में भी अगर काम कर रहे हैं तो लड़के और लड़की की सैलरी समान होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी में क्या है, यहाँ पे जो है कि सबके साथ समानता हो, सबको न्याय। जैसे हमने कल इसका एक उदाहरण दिया था कि अगर स्कूल में साइकिल बांटी गई है तो अगर आप सबको साइकिल बांट रहे हैं वो समानता है। लेकिन अगर कोई छोटे कद की है, ठीक, लड़की है, लड़का है, छोटे कद का है तो उसको छोटी साइकिल, बड़े कद का है बड़ी साइकिल, और अगर कोई विकलांग है तो उसको उस तरीके की साइकिल आप दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि आप इक्विटी रखते हैं, आप समता रखते हैं, जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसी चीज़ दे रहे हैं। ठीक है। निष्पक्षता का मतलब जहां आप किसी भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करें, वो आपका निष्पक्षता हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जेंडर पूर्वाग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, एक टीचर, एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए कि किस गति से सीख रहे हैं। जी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो स्पीड होती है सीखने की वो अलग अलग होती है। कोई तेज सीखता है, कोई धीमा, कोई स्लो, है ना, कोई मध्यम। तो ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए। पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा हम कभी नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए, तो बाकी बच्चे फिर क्या करेंगे? ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों की सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा कभी नहीं करेंगे। हर बच्चा अपना एक अलग प्रतिभा लेकर के आता है, हर बच्चा अलग है, अनूठा है, उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, है ना। हम कभी बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर। ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ सही है कि हमें पढ़ाने के दौरान
विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे कहता है कि सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, या सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे। पहली बात तो ये समझो कि सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन, इसका मतलब होता है ऐसा आकलन जो बच्चों के उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ना कि सिर्फ उसे नंबर्स देने के लिए, कि उसका जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर हो जाए। सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करना, अगर यहाँ पे सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो इसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें बिल्कुल पूरा सत्र खत्म हो गया, अब लास्ट में बच्चे का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे है नहीं। केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग, जहां जहां स्टैंडर्ड टेस्ट आ जाएगा वो हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप बच्चे को एक ही तरीके से सबको देख रहे हो, सबको एक ही क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, ठीक है। जबकि बच्चा कोई प्रतिभाशाली है, कोई कमजोर है ना, कोई मध्यम है, जो जैसा बच्चा उसके हिसाब से उसे टेस्ट ले लो, है ना। स्टैंडर्ड टेस्ट निगेटिव है, हटा दो। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें कि जो भी गतिविधि चल रही है, ठीक है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, और हमें तत्काल उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जो डेली एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, क्वेश्चंस पूछने पर बच्चा कैसा आंसर दे रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, कितना वो क्लास में इन्वॉल्व हो पा रहा है ना, इन सब के माध्यम से हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना और कैसे सीख रहा है। जैसे अगर बच्चा कोई साइंस का प्रोजेक्ट है तो उसमें बच्चा कितनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कोई अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उसमें बच्चा कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कोई मैथ्स प्रॉब्लम है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसको हल करने में उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी है। हमें इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। क्रिटिकल थिंकिंग हमने आपको खूब समझाया है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जहाँ बच्चा गहराई से सोचे, चीज़ों को एनालिसिस करे, समझे, एक प्रॉब्लम को कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, ठीक है, तो वो होती है समालोचनात्मक चिंतन। अब इसमें से कौन सी चीज़ है जिससे क्रिटिकल थिंकिंग में बाधा आएगी। देखिए, अनुपम उदाहरणों का प्रयोग करना, यानी कि कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रखना, ये तो अच्छी चीज़ है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी। अनुपम उदाहरण या यूनिक एग्जाम्पल्स वो होते हैं जो टॉपिक से बहुत क्लियर रूप से जुड़े होते हैं, सटीक रूप से, स्पष्ट तरीके से जुड़े होते हैं। और ये जो अनुपम उदाहरण की बात हो रही है, ये सामान्य उदाहरण जो होते हैं उनसे अलग होते हैं और उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ये छात्रों के सोचने समझने के प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। हमें ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने रखने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। खुले अंत वाले प्रश्न पूछना। अब देखिए, एक होता है खुले अंत वाले प्रश्न, एक होता है बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न में उत्तर हाँ या ना में होता है, ठीक है। जैसे हम कह दें क्या पानी पीना जरूरी है, ये हो जाएगा बंद अंत वाला प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें बच्चा कह देगा हाँ पानी पीना जरूरी है या पानी पीना नहीं जरूरी है। ये हो गया बंद अंत वाला प्रश्न। वही खुले, अब इसमें बच्चा कुछ भी समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। हमने सिंपल पूछ लिया ना कि पानी पीना जरूरी है कि नहीं, आंसर दे देगा हाँ या ना। इसमें कहाँ दिमाग लगा रहा है, नहीं लगा रहा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम कह दें कि तुम्हारे अनुसार पानी पीना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चा गहराई से सोचेगा, वो अपने विचार रखेगा, है ना, तो वो हो जाएगा खुले अंत वाला प्रश्न। जैसे हम कह दें कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, रटा रटाया आंसर बच्चा दे देगा, ये हो जाएगा बंद अंत वाला, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम कह दें कि गांधी जी के विचारों का आज के समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जहां बच्चा गहराई से सोचे, ठीक है। अगर हम कह दें कि पृथ्वी गोल है कि नहीं है, बच्चा बता देगा कि हाँ पृथ्वी गोल है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर दे देगा। लेकिन वही क्वेश्चन हम कहें कि तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी का आकार गोल है या चपटा है, तो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा, गहराई से सोचेगा, एनालिसिस करेगा और डीप में आंसर देगा। तो ये होते खुले अंत वाले प्रश्न।
यूनिक एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। गहन चिंतन के लिए समय दीजिए। जहां बच्चा गहराई से सोचेगा वहां पे बच्चा समय लेगा। हमें क्या करना है, बच्चे को समय देना है ताकि बच्चा गहराई से सोच सके। रटकर याद करने, कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करना, नहीं, नेवर, हम रटकर याद करने को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। ये ऑप्शन हटा दो, ये समालोचनात्मक चिंतन में बाधा है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी कैसे हैं जिनका सामाजिक आर्थिक समूह निम्न है। ठीक है, इनके सफल समावेशन के लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा। मानकीकृत पाठचर्या द्वारा शिक्षण करेंगे आप, यानी कि स्टैंडर्ड करिकुलम। स्टैंडर्ड करिकुलम का मतलब यह है आप सभी के लिए एक ही तरह का शिक्षण, एक ही तरह के टीचिंग मेथड अपनाएंगे। यानी कि मानकीकृत जो पाठचर्या है इसके द्वारा शिक्षण का मतलब क्या हुआ, ये तरीका सभी बच्चों को एक ही तरह से सिखाने की कोशिश करता है भाई। ठीक है, अब लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, है ना। एक तो निम्न सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे हैं, बच्चों की जरूरत अलग अलग होती है, उनका अनुभव अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक ही तरीके से अगर आप सबको सिखाएंगे तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी। ये समावेशी शिक्षा की बात नहीं करता है क्योंकि ये सबको एक ही डंडे से आंक रहा है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश की अनदेखी, नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश, एक तो वैसे बेचारे निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से हैं, इग्नोर हम कभी नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों को गले लगाएंगे, उनको, है ना, समावेशन करेंगे उनका। ओके, और इससे क्या होगा, बच्चों की पहचान, उनका अनुभव, उनका बैकग्राउंड का अपमान हो जाएगा भाई। इससे बच्चे अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, जो कि समावेशी शिक्षा के बिल्कुल अपोजिट है। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समृद्ध करना, बहुत बढ़िया बात लिखी है। अब आप कहेंगे सर पारस्परिकता का मतलब इसमें क्या है? पारस्परिकता का मतलब यह है कि छात्र और शिक्षक के बीच एक सही कम्युनिकेशन हो सके, सहज संवाद हो सके, वार्तालाप हो सके। टीचर कह रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे खड़े होकर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टीचर उसको बड़े आराम से समझा रहा है, दोनों भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं बालक और शिक्षक। ये क्या हो जाएगा, पारस्परिकता हो जाएगा कि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ करके चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए, विद्यालय संस्कृति को समृद्ध करना, विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि सभी छात्र एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की भाषा, परंपरा, संस्कृति, सोच को एक्सेप्ट करें और मिलकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, है ना। तो पारस्परिकता का मतलब हमने क्या बताया कि जहाँ बच्चा और टीचर दोनों आपस में मिलकर के समझ रहे हैं, जैसे मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम मेरी समझ रहे हो, यही तो पारस्परिकता है। ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता जो है उसको क्या करना है, हमें सम्मान देना है, क्योंकि भाई हर छात्र अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, कोई गरीब परिवार से है, कोई अलग धर्म जाति का है, हमें यहाँ पे सबको महत्व देना है। तो विद्यालय संस्कृति को हमें समृद्ध करना है, जो टीचर है वो सभी बच्चों को बोलने का मौका दें। अलग अलग जो सांस्कृतिक त्यौहार होते हैं, भाषाएं हैं, उनको भी आप क्लासरूम में यूज़ करें। टेस्ट त्योहारों की बात करें, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, उनको आप क्या करें, उनको भी स्थान दें क्लास में। जो गरीब, पिछड़े वर्ग या अलग सोच रखने वाले बच्चे हैं उनको भी आप मेन स्ट्रीम से जोड़ें। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भावनात्मक विकास पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा वातावरण हमें बनाना है। केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना, ऐसा नहीं है। ओनली ट्रेडिशंस विच आर प्रीवैलेंट इन डोमिनेंट कल्चर्स, नहीं, सबको साथ लेके चलो, गलत बात है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से बड़ा प्यारा प्रश्न है, कहता है गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना। गलत शब्द जोड़ रहे हो, अनियमित रूप से बदल रहे हो और शब्दों को बीच बीच में छोड़ भी रहे हो, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर रहे हो, ये सब क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये अधिगम अक्षमता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, मैथ्स के क्वेश्चंस हल करने में, भाषा को समझने में दिक्कत होती है।
ठीक है। यहाँ बच्चा शब्दों को क्या कर रहा है, गलत जोड़ देता है, स्पेलिंग्स मिस्टेक कर रहा है, सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनका सीक्वेंस इधर उधर कर देता है, जो लेटर हैं या उनका जो साउंड है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, पढ़ते समय वर्ड्स को नहीं पहचान पा रहे हैं। इससे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी, आप उसको डिसलेक्सिया भी हो सकता है, डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, डिस्कैलकुलिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अधिगम अक्षमता का उदाहरण है प्यारे दोस्तों। ये स्वलीनता या ऑटिज्म जिसको हम ASD कहते हैं भाई, है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें बच्चे को वार्तालाप करने में दिक्कत, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है और किसी चीज को बार बार रिपीट करेगा, अपनी बात को बार बार रिपीट करेगा, है ना। और क्या होता है ASD में, और इसमें दूसरे के चेहरे के हाव भाव को नहीं समझेगा, बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है बच्चा। अच्छा, ध्यान अभाव एवं अतिसक्रियता विकार ADHD की मेन और मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बच्चा अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव होता है भाई, बड़ा चंचल होता है ना। लंबे समय तक एक जगह टिक नहीं पाता, उछल कूद मचाता रहता है, और कोई भी लाइन लगी है तो उसमें अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाएगा, और किताबें भूलेगा, पेन भूल जाएगा, होमवर्क करना भूल जाएगा, एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ पाते। बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी, क्या बताएं, हाथ पांव इनके हिलते रहते हैं, और क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर दे देंगे, कोई बात कह रहे हो बीच में टोक देंगे, बात आपकी काट देंगे, ये सब इनकी विशेषता है। श्रवण बाधिता, जिसको सुनने में दिक्कत है, वो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है भैया। अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है। जो बच्चे हैं बेचारे दृष्टिबाधित हैं, देखने में दिक्कत है, तो उनके लिए बाधा क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियां नोट्स, देखिए जो लेक्चर नोट्स हैं वो उनके लिए जो है बाधा नहीं है, वो उनके लिए अच्छी चीज़ है। लेक्चर नोट, लेक्चर का मतलब यहाँ पे आप बोल बोल करके चीज़ों को समझा रहे हो, ठीक है, लेक्चर दे रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी लेक्चर्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं कि बच्चा उनको सुन पा रहा है, क्योंकि जो देख नहीं पा रहा है बच्चा कम से कम सुन करके ही पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है। चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय मॉडल, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ बच्चा चीज़ों को टच करके उनको समझ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे उभरे हुए अक्षर बने होते हैं, बच्चा उनको टच करके पढ़ लेता है, और ये मोस्टली दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही होता है। लिखित विवरण और आलेख, ये उनके किसी काम के नहीं है। रिटन डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, लिखित कहाँ बेचारा जब देख नहीं पाएगा तो किस काम के उसके, पढ़ कहाँ पाएगा वो, है ना। डायग्राम्स उसको दे रहे हो, किस काम के, किसी काम के नहीं है। बोल के समझा दो, अच्छी बात है, डायग्राम दे रहे हो बनाने के लिए या बना हुआ समझने के लिए, तो कहाँ समझ पाएगा। ये क्या है, ये उनके लिए बाधा है, ये बाधा है, ये उनके किसी काम का नहीं है। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया ASD, जो अपनी बात को बार बार रिपीट करते हैं, है ना, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी दिक्कत होती है। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, ये इनके अंदर पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार, यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, अपनी बात को ये बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, स्वलीनता से ग्रसित बच्चों को अक्सर भाषा में, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, कई बच्चे बोल नहीं पाते या बहुत लिमिटेड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसकी यहाँ पे विशेषता है नहीं है। अतिविधि यानी कि हाइपर एक्टिविटी, ये व्यवहार कुछ ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चों में हो सकता है, लेकिन सब में नहीं, ये ADHD का मेन लक्षण होता है। सामाजिक अंतरक्रियाओं के लिए उत्साह इनमें होता नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ये स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म क्या है, बच्चे बार बार अपने व्यवहार को रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही है, वे अत्यधिक प्रयासों से सीखते हैं, नहीं, प्रतिभाशाली बच्चा है, बड़े आराम से सीख लेते हैं, बड़ा तेजी से फास्ट सीखते हैं, बहुत कम एफर्ट मार के सीख लेते हैं, बड़े जल्दी समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, गलत बात है। वे जानकारी को समझने में अधिक समय, नहीं, मैंने कहा ना, बड़ा जल्दी सीख लेते हैं भाई, बहुत तेज सीखते हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लेते, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, ये बात सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में क्या होता है, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं ये एवरेज बच्चों से
बहुत ज़्यादा इनकी क्षमता होती है ना, इनकी जैसे मेंटली बहुत तेज होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, ये बच्चे अपनी उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं उनकी कंपैरिजन में बहुत तेज सीखते हैं। ये उनमें विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता की कमी नहीं होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। मौलिकता का मतलब क्या होता है? मौलिकता मतलब जहां बालक रटे रटाए या पुराने तरीके नहीं अपनाता, कुछ नया करता है, कुछ क्रिएटिव करता है, उसे मौलिकता कहते हैं। इस चीज़ की कमी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी औसत से अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में गलत हो जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है, क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा है यार, कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चे हैं, इनके लिए आप लेक्चर मेथड यूज करोगे। लेक्चर मेथड तो डिग्री कॉलेज में यूज होते हैं भैया, यहाँ लेक्चर मेथड बच्चा सिर्फ सुन करके सीख लेगा नहीं। अरे यहाँ बच्चों को एक्टिविटी कराओ, है ना, बच्चों को प्लेवे मेथड से सिखाओ, खेल खेल में बच्चों को सिखाओ, चित्र दिखाओ, कहानियाँ सुनाओ, खेल खिलवाओ, कम्युनिकेशन करो उनके साथ, उनका जो वो अपने साथ पुराने अनुभव लाए हैं उस आधार पर उनको शिक्षा दो, है ना। लेक्चर मेथड यहाँ यूज नहीं होगा, ये पूरा गलत है। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वो निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से, कहानी खराब कर दी, पैसिव कभी नहीं होगा बच्चा, पैसिव नहीं होगा, पैसिव की वजह से इसको काट दो। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा बच्चा, सक्रिय भागीदारी वाला तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। मस्तिष्क वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के डैश हैं। जो मस्तिष्क है हमारा, जो माइंड है, वो क्या है? मस्तिष्क वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने से सीखने में क्या है? यहाँ पे सक्षम है। क्या है? सक्षम है। इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे कह रहा है कि जो मस्तिष्क है हमारा, जो ब्रेन है, ये वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने में, यानी कि संदर्भ आधारित, कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड, अनुभव पर आधारित, रियल लाइफ से जुड़ी चीज़ों को बेहतर समझता है। ठीक है, जो हमारी रियल लाइफ से, रियल सिचुएशन से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से समझता है ना। तो इन चीज़ों को समझने में सक्षम है। इसलिए विद्यालय को क्या चाहिए कि रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई जो मस्तिष्क है वो कॉन्टेक्स्ट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सीखने में सक्षम है। तो यहाँ पे स्कूल को चाहिए कि वो बच्चे को कुछ क्रिएटिव सिखाएं, जो पहले से एक्सपीरियंस है उस आधार पर सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करें, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग उनको करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों पर बच्चों में जोर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। बाकी यहाँ पे अक्षम है नहीं, क्योंकि वास्तविक दुनिया के संदर्भ में जो रियल लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं उनको समझने में सक्षम है। ठीक है, सक्षम है। पाठ्यपुस्तक आधारित विद्यालय को जोर देना नहीं चाहिए। ठीक है, अक्षम नहीं है। ओके, गैर संदर्भित चीज़ें भी बच्चों के सामने रखनी नहीं चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है प्रश्न भाई? प्रश्न कहता है रचनावाद किसका समर्थन करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म किसका समर्थन करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है ये सिद्धांत कहता है कि ज्ञान, हमारा नॉलेज कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसे केवल सिखाया जाए, बल्कि ये बालक के द्वारा खुद निर्मित किया जाता है। बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज बाय लर्नर्स, जो लर्नर होते हैं, जो बालक होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखते हैं। इस पर जोर देता है रचनावाद। क्या कहता है रचनावाद? कि बालक अपने ज्ञान के निर्माता खुद हैं, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्याजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति, नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे कि नए ज्ञान को आप रिजेक्ट कर रहे हैं भैया, है ना। और जैसे पहले से अर्जित ज्ञान का पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, जो पहले से बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है, गलत है। रट करके याद करने की कोई बात इसमें हो नहीं सकती। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे कहें कि शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना, अब इससे रिलेटेड एक उदाहरण दीजिए। जैसे अगर कोई बालक साइंस में कोई प्रयोग कर रहा है, साइंस में या साइंस लैब में प्रयोग करके खुद रिजल्ट निकाल रहा है। ठीक है, साइंस लैब में गया, प्रयोग करके फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में
वो वहाँ कुछ प्रयोग करता है और अपना रिजल्ट निकालता है, या यूँ कहें कि मैथ्स की किसी प्रॉब्लम को अपने अकॉर्डिंग हल कर रहा है, तो वो क्या है, वो रचनावादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग नया ज्ञान खुद बना रहा है। तो रचनावाद क्या कहता है, अगर वो लैब में प्रयोग करके खुद अपना एक नया परिणाम निकाल रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है, तो ये वो ज्ञान, अपना ज्ञान खुद बना रहा है। मैथ्स के सवाल को सब अलग तरीके से हल कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके से हल कर रहा है, एक अलग फॉर्मूला से हल कर रहा है, तो वो अपना ज्ञान खुद बना रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए समझ गए, अब ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, डैश के लिए, किसके लिए? बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए विविध साधन प्रयोग करो आप। विविध साधन जैसे कुछ बच्चे चित्र के माध्यम से बढ़िया समझते हैं, तो उनके लिए चित्र रख करके समझाओ, है ना। भाई कोई बच्चा है, उसको आपने एप्पल बोल के समझा जाए, ये एप्पल होता है, ऐसा होता है, रेड कलर का होता है, बहुत फायदा करता है। ठीक है, तो बच्चा समझ गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक इमेज नहीं दिखाओगे, पिक्चर नहीं दिखाओगे, नहीं समझेंगे। और ये कहा जाता है कि अगर बच्चे इमेज से भी नहीं समझ रहे हैं तो मार्केट जाओ, सेब लेके आओ, उनको दिखाओ, खिलाओ, तब समझाओ कि ये सेब है, ये एप्पल है। तो कुछ बच्चे सुनकर के समझ जाते हैं, जो नहीं समझ रहे उनको चित्र के माध्यम से समझाओ, है ना। ऑडियो विजुअल मटेरियल आपके पास होना चाहिए, सुन करके समझें, बच्चे देख करके समझें, एक्टिविटीज कराओ बच्चों को। ये हमें विविध साधन अपनाने हैं बच्चों को क्लास में इंगेज करने के लिए, कि बच्चे क्लास में बने रहें, इंगेज हो सकें, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर पाएं। अलग अलग भाषाओं में मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में बच्चे होते हैं क्लास में, तो अलग अलग भाषाओं में मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जो बच्चा जैसी जरूरत वाला है उसके हिसाब से चीजें वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि छात्र अपने आप को वहां पे उसके अनुसार अनुकूल कर सके। तो इनका उद्देश्य क्या होता है कि हर छात्र की जो सीखने की शैली है और जो उसकी नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करो आप। ठीक है, तो बच्चे को इंगेज करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की सामग्री यहाँ पे उपलब्ध करानी है। कंपटीशन को बढ़ावा देंगे नहीं, भेदभाव करेंगे नहीं। अबोधगम्यता के लिए, अबोधगम्यता, यहाँ पे अबोधगम्यता का कोई मतलब बनता नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्यों को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रॉब्लम है, कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति। एक प्रॉब्लम है, उसको टुकड़ों में बांट लो। भाई प्रॉब्लम है बड़ी हमारे सामने, अब इस प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, अब इसको टुकड़ों में बांट लो। क्या करो, टुकड़ों में बांट लो, प्रॉब्लम टुकड़े हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इस टुकड़े पर फोकस करो, ये कैसे हल होगा, फिर इस टुकड़े पर फोकस करो, फिर इस टुकड़े पर फोकस करो, फिर इस टुकड़े पर फोकस करो। अब तुम बड़ी प्रॉब्लम को हल कर पाओगे, क्योंकि टुकड़ों में उसको हल कर लिया। अब मैं इसको एक एज एन एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये हमारी समस्या ये है कि हमको सीएम तक पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, हमें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तक पहुँचना है। हम डायरेक्ट अपने घर से जाकर मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकते। अब हम क्या करते हैं कि सोचते हैं सीएम से मिलें कैसे। तो पहले हम जाते हैं अपने गाँव के प्रधान के पास। गाँव के प्रधान के पास हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, हमें सीएम तक पहुंचना है, हम गांव के प्रधान के पास जाते हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं, हमें पता है कि गांव के प्रधान से मिलेंगे, प्रधान के बाद फिर हमें प्रधान मिलवाएगा विधायक से। ठीक है, कि जैसा है तुम विधायक के पास चले जाओ, फिर विधायक से बातचीत होगी, विधायक मिलवाएगा सांसद से। ठीक है, फिर सांसद जो है वो सीएम से हमें सीधे कॉन्टेक्ट करवा देगा कि आप सीएम तक ऐसे जा सकते हैं। तो क्या है, हमने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया कि अगर सीएम तक पहुंचना है तो पहले गांव प्रधान से मिलो, वो उसकी जान परिचय विधायक से है तो हमको विधायक से मिलवा देगा, विधायक की जान परिचय सांसद से है तो हमको सांसद से मिलवा देगा, और सांसद हमको सीएम से मिलवा देगा। तो ये हमने जो प्रॉब्लम सीएम तक पहुंचने की थी वो हमने टुकड़ों में तोड़ ली। अब उसके बाद इन टुकड़ों पर हमने विचार किया। ठीक है, ये है, इससे हम सीधे बड़ी प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। इसको कहते हैं मौखिकरण, अनुरूपात्मक चिंतन, साधन अंत विश्लेषण या फिर कार्यात्मक स्थिरता। प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साधन अंत विश्लेषण। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मीन्स एंड्स एनालिसिस। यानी कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक रणनीति, स्ट्रैटेजी होती है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम को पहले छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, फिर हर वो पार्ट छोटा छोटा, उसको पूरा करने के लिए साधन की पहचान की जाती है कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। फिर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सीक्वेंस और
एक पैटर्न फॉलो करके हम प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये होता है मीन्स एंड एनालिसिस। मौखिकरण यहाँ पे है नहीं। मौखिकरण मतलब जैसे सोचने या किसी काम को करने की प्रक्रिया को बोल करके प्रकट करना, वो यहाँ पे है नहीं। अनुरूपात्मक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग, इसमें हम एक समस्या को किसी पहले से जो परिचित उसी से रिलेटेड जो समस्या है उससे जोड़ करके हल करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे है नहीं। कार्यात्मक स्थिरता, यानी कि किसी काम को केवल एक ही तरीके से हल करना, वो होता है कार्यात्मक स्थिरता, कि आप उसके दूसरे पहलू पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साधन अंत विश्लेषण, जिसमें बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर उनके लिए साधन खोजे जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कह रहा है पॉइंट कि अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है तो उससे रिलेटेड बच्चे को जो पहले से समझ है, जो बच्चे ने यहाँ पे अपना सिद्धांत उसको लेकर के बनाया हुआ है, उसी के आधार पर टीचर को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे का यहाँ पे सहज सिद्धांत क्या होगा, बच्चे का सहज सिद्धांत ये होगा, मैंने कल भी समझाया था। मान लीजिए बच्चे ने क्या समझ रखा है, बच्चे ने समझ रखा है कि जो सन है, सूरज है, ये पूरब में निकलता है, पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है, दिन भर इधर से उधर घूम करके जाता है। ठीक है, ये उसने अपना एक सहज सिद्धांत बनाया हुआ है कि सूर्य पूरब में निकल के अस्त होता है, दिन भर चक्कर काटता है। ठीक है, जबकि अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन कोई दूसरा ही है कि भाई पृथ्वी घूमती है, तो टीचर को यहीं से शुरू करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे टीचर को समझाना चाहिए बच्चे को कि बेटा ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी घूमती है, फिर वो अपना पूरा डिटेल समझाए उसको। ठीक है, तो बच्चे ने यहाँ पे सहज सिद्धांत उसका बना रखा था, इसी के तो उसके बारे में पहले तो टीचर को जानना चाहिए, फिर उसी के बेस पे बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत महत्व रखती हैं। बात ये ठीक है, क्योंकि बच्चे ने जो पहले से अपनी समझ बना रखी है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे या अपने अनुभवों से या अपने परिवार से सुन करके या जिस सोसाइटी में रहता है सोसाइटी के लोगों से सुन करके जो भी उसने पहले से सीखा हुआ है, अपनी धारणा जो भी बनाई हुई है, वो भले ही साइंटिफिक गलत हो, लेकिन जो उसकी धारणा है उसके आधार पर बच्चे को आप सिखाओ। ठीक है, बात यहाँ पे ये भी ठीक है, और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के रिप्रोडक्शन पर जोर ना दें। स्कूल को क्या चाहिए, ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा दें जो सीखी गई सामग्री के रिप्रोडक्शन पर जोर ना दें, जो पहले से बच्चे ने सीख रखा है। यानी कि आज का जो शिक्षा प्रणाली है वो कहती है कि केवल याद की गई जो जानकारी है उसको दोहराने की बजाय बच्चे के अंदर समझ बनाओ, बच्चा एनालिसिस करना सीखे, बच्चा कुछ क्रिएट करना सीखे, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर, हायर ऑर्डर स्किल उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। सिर्फ सीखी गई मतलब जो पहले से उसको रटी रटाई सामग्री है उसी को आगे बढ़ा रहे हो, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसको क्या करो, उस पर जोर ना दें, बच्चे को कुछ नया सिखाओ। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग है, नहीं भैया खूब बताया है। संज्ञान और संवेग यानी कि हमारा कॉग्निशन और संवेग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप इमोशनली अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपके संज्ञान पर उसका फर्क पड़ेगा, है ना, आपके दिमाग पर उसका फर्क पड़ेगा, आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। संवेग यानी कि इमोशंस, यदि आप मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया है या आप डरे हुए हैं या आपके अंदर चिंता बैठी है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सीधा असर हमारे दिमाग पर जाता है ना। या जब कभी हम लोग परेशान होते हैं तो ऐसा नहीं, हमारा दिमाग, हमारा जो यानी कि खोपड़ी दर्द करने लगती है, सर दर्द होने लगता है। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है सीधे सीधे। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हटा दो। और ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा जब कोई बालक, कोई व्यक्ति किसी काम को केवल उस काम में उसको इंटरेस्ट है, उस काम को करने में उसको मजा आ रहा है ना, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अगर वो करता है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। नगद पुरस्कार बाहरी अभिप्रेरणा है कि आप सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए काम कर रहे हो, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए काम कर रहे हो, आपका अपना मन नहीं है, बाहरी अभिप्रेरणा है। प्रथम स्थान आने
के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, दौड़ में प्रतिभाग कर रहे हो, इसमें आपकी अपनी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बाहरी प्रेरणा है। जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना आंतरिक अभिप्रेरणा है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, इसीलिए आप उस पर शोध कर रहे हो, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इसीलिए ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। हमें इसमें बाहर से कोई नगद पुरस्कार नहीं चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, हम प्रथम आए ना आए, हमें शोध करने मजा आ रहा है, हमें उस काम में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिज्ञासा है, हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मजा आ रहा है काम को करने में, इसलिए हम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कक्षा का परिवेश, जी बिल्कुल, कक्षा का जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो सीखने पर बहुत प्रभाव डालता है। हमारे क्लास का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, बच्चे के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दीजिए, इसमें आप टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, है ना, इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि आप यहाँ पे बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल सामग्री होनी चाहिए, है ना, अगर जरूरत पड़े तुरंत वीडियो बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, और क्लास में हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या ऐसी चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए, ताकि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, थ्योरी नहीं समझ में आ रही तुरंत उसको लैपटॉप पे समझा दो, अगर पॉसिबल है तो लैब होनी चाहिए, है ना, ये सारे संसाधन होने चाहिए भाई, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए आपके यहाँ, ठीक है। और जो चीज़ सीखने जो प्लेवे मेथड के माध्यम से सिखा सकते हो वहाँ सिखाओ, एक्टिविटीज करके सिखाओ, है ना, और ये सब चीज़ें, ये सारे संसाधन होने चाहिए। शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, ये तो बहुत प्रभाव डालती हैं भैया सीखने के लिए। मेन तो हैं कि टीचर किस टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहा है, बहुत प्रभाव डालती हैं। विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर भी मैटर करता है कि विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हैं कि नहीं, रेडी हैं कि नहीं, इसका भी तो प्रभाव पड़ता है। सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन उससे पहले बता दें, यदि आप सीटेट में आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसके नोट्स आप ले सकते हैं। हमारे पास एसएसटी के नोट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए 9628182649 नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। इसमें आपको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। चैप्टर वाइज PYQs में हैं, प्लस 250 क्वेश्चंस पेडागोजी के ऐड किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न नीचे कहता है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक से अधिक जोखिम की आवश्यकता होती है? नहीं, थ्रेट्स, जोखिम, धमकी, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। विकर्षणों का न्यूनतम होना, ये बात ठीक है। अगर आपको अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना है जहाँ बैठ कर के बच्चा बढ़िया सीख सके, तो वहाँ से वो चीज़ें हटा दो जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, उसका ध्यान भटकाएं, ठीक है। व्यक्तिगत विविधताओं को नज़रअंदाज हम कभी करेंगे नहीं, और गैर लचीली शैक्षिक कार्य प्रणाली, नहीं, रिजिड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस कभी यूज़ नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल यूज़ करेंगे, लचीला यूज़ करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कैसी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।